प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत हम लोग मेसेल्सन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, ये जो प्रयोग है ये डीएनए के रेप्लिकेशन से संबंधित एक एक्सपेरिमेंट है। जब आप डीएनए के रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हमें दो चीज़ों का अध्ययन करना होता है। नंबर एक, डीएनए के रेप्लिकेशन की क्रियाविधि कि किस प्रकार से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और दूसरा ये कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है, अर्ध संरक्षी है। डीएनए का रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी है, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे बेहतर जो एक्सपेरिमेंट है वो है मेसेल्सन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि डीएनए का जो द्विगुणन होता है वो अर्ध संरक्षी होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डीएनए का द्विगुणन क्या है। देखिए, मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। डीएनए के द्विगुणन की जो पूरी क्रियाविधि है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी, लेकिन फिलहाल मोटे मोटे शब्दों में अगर आप समझें कि डीएनए का रेप्लिकेशन या द्विगुणन का मतलब क्या है, मतलब यह है कि पहले से उपस्थित डीएनए से नया डीएनए बन जाना। जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया है, ये डीएनए है और इस डीएनए से आपके फिर दो डीएनए बन गए। डीएनए की दोनों चेनें एक दूसरे से अलग होती हैं और इस चेन से ये डीएनए बन जाता है और इस चेन से ये दूसरा डीएनए बन जाता है। तो एक डीएनए से दो नए डीएनए बन गए, इसी को हमने क्या कहा, डीएनए का डुप्लीकेशन या डीएनए का द्विगुणन। सामान्यतः जो डीएनए का द्विगुणन होता है वो अर्ध संरक्षी या अंग्रेजी में कहें तो हम सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी का मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि हर पीढ़ी में पिछली पीढ़ी का 50% डीएनए संरक्षित हो जाता है। कोई भी पीढ़ी में जो डीएनए है उस डीएनए को अगर हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि उसमें जो डीएनए है वो उसकी पिछली पीढ़ी का जो डीएनए है उसका 50% मौजूद है। सामान्य भाषा में कहूं तो हर पीढ़ी में जो डीएनए है उसमें पिछली पीढ़ी का 50% डीएनए जो है संरक्षित रहता है, कंजर्व्ड रहता है। जैसे अगर यहीं पे आप देखें, इस पीढ़ी को अगर आप देखें तो इसमें 50% जो डीएनए है वो आपका पिछली पीढ़ी का होगा। तो इसी पॉइंट को सिद्ध करने के लिए, इसी पॉइंट को प्रूफ करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट का अध्ययन यहां करेंगे जिसको हम कहते हैं मेसेल्सन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट। देखिए, डीएनए के द्विगुणन का सेमी कंजर्वेटिव होना सिद्ध करने के लिए अब हम मेसेल्सन और स्टॉल के प्रयोग के बारे में जानते हैं। मेसेल्सन और स्टॉल ने जो अपना प्रयोग किया था वो एक बैक्टीरिया पे किया था जिसको हम कहते हैं एस्केरिसिया कोलाई। इन्होंने क्या किया, एस्केरिसिया कोलाई की अनेक पीढ़ियों का संवर्धन, अनेक पीढ़ियों को जो ग्रो कराया, वृद्धि कराई, उसे N15 वाले माध्यम में कराई। और ये ग्रोथ, ये संवर्धन तब तक कराया जब तक कि N15 एस्केरिसिया कोलाई के डीएनए में समावेशित ना हो जाए। आप जानते हैं कि जिस माध्यम में हम बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे, तो जब बैक्टीरिया में डीएनए का निर्माण होगा तो उसके लिए उसे नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। डीएनए निर्माण में नाइट्रोजन चाहिए, और ये एस्केरिसिया कोलाई जिस माध्यम में ग्रो होगा उसी माध्यम से नाइट्रोजन को लेगा। तो अगर ये ऐसे माध्यम में ग्रो हो रहा है जहां N15 मौजूद है नाइट्रोजन, तो एस्केरिसिया कोलाई माध्यम से इसी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेगा डीएनए बनाने में। और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि एस्केरिसिया कोलाई के डीएनए में जो है N15 जो है क्या हो जाएगा, समावेशित हो जाएगा। तो पहला पॉइंट इस प्रयोग का कि मेसेल्सन और स्टॉल ने क्या किया, उन्होंने एस्केरिसिया कोलाई की अनेकों पीढ़ियों का संवर्धन ऐसे माध्यम में कराया जहां N15 मौजूद है। और यह संवर्धन तब तक कराया जब तक कि N15 एस्केरिसिया कोलाई के डीएनए में समावेशित ना हो जाए।
आप देख रहे हैं यहाँ डायग्राम के माध्यम से मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि ये एक संवर्धन माध्यम है जिसमें N15 मौजूद है और हमने इसमें एस्केरिसिया कोलाई को तब तक ग्रोथ कराया जब तक कि उसके डीएनए में जो है N15 नाइट्रोजन जो है समावेशित ना हो जाए। यहाँ लाल रंग से मैंने N15 नाइट्रोजन युक्त डीएनए को दिखाने का प्रयास किया है। अब एक प्रश्न उठता है कि N15 क्या है। देखिए ये ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे N15 को रेडियो एक्टिव मेटल मान के चलते हैं, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। N15 जो है नाइट्रोजन का एक हैवी आइसोटोप है, एक भारी समस्थानिक है। ये आपको ध्यान रखना है कि N15 क्या है, ये नाइट्रोजन का एक भारी समस्थानिक है। तो हमने एक ऐसा डीएनए एस्केरिसिया कोलाई में डेवलप कर दिया जिसमें N15 मौजूद है। अब क्या किया मेसल्स और स्टॉल ने, अब इन्होंने N15 वाला जो डीएनए युक्त एस्केरिसिया कोलाई है उसको अब एक सामान्य नाइट्रोजन N14 वाले माध्यम में अगली कई पीढ़ियों तक क्या किया, ग्रो कराया। जो N15 नाइट्रोजन युक्त डीएनए वाला जो एस्केरिसिया कोलाई था जो यहां डायग्राम में दिखाया है, अब इसको किसमें ग्रो किया, एक ऐसे माध्यम में जिसमें सामान्य नाइट्रोजन N14 पाई जाती है। तो अब इस डीएनए युक्त जो आपका एस्केरिसिया कोलाई है हमने उसको N14 माध्यम में क्या किया, ग्रो कराया और लगभग 4 पीढ़ियों तक इसको हमने ग्रो कराया N14 माध्यम में। और इसका आगे क्या किया, हमने आकलन किया जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। और यहां ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि N14 क्या है, ये भी एक आइसोटोप है नाइट्रोजन का जो हल्का है, वेट में बहुत लाइट होता है। तो N15 कैसा आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप है, और N14 कैसा आइसोटोप है, एक हल्का आइसोटोप है। तो यहां तक क्लियर आपका हो गया। दोबारा समझ लीजिए, एस्केरिसिया कोलाई की कई पीढ़ियों को ऐसे माध्यम में ग्रो कराया जिसमें N15 मौजूद है, और एक ऐसी स्थिति आई कि एस्केरिसिया कोलाई के डीएनए में N15 क्या हो गया, समावेशित हो गया। अब उसके बाद ऐसे एस्केरिसिया कोलाई को जिसमें N15 समावेशित हो गया डीएनए में, ऐसे एस्केरिसिया कोलाई को अब हमने 4 पीढ़ियों तक किसमें ग्रो कराया, ऐसे माध्यम में जिसमें सामान्य नाइट्रोजन N14 मौजूद है। अब देखिए मेसेल्सन और स्टॉल ने अब आगे क्या किया, उन्होंने प्रत्येक 20 मिनट के बाद एस्केरिसिया कोलाई से प्राप्त डीएनए का अध्ययन किया, उसको पृथक किया। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि 20 मिनट के बाद ही डीएनए को पृथक क्यों किया गया। देखिए एस्केरिसिया कोलाई जो है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक 20 मिनट के बाद उसमें डीएनए का क्या हो जाता है, द्विगुणन या डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। और हर 20 मिनट के बाद इसका मतलब क्या होगा, अगली पीढ़ी आपकी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि 20 मिनट में एस्केरिसिया कोलाई 1 से 2 हो जाता है। हर 20 मिनट में एस्केरिसिया कोलाई जो है 1 से 2 हो जाता है, अगले 20 मिनट में 2 से 4 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि 20 मिनट में डीएनए का क्या हो जा रहा है, डुप्लीकेशन हो जा रहा है। जैसे ये डीएनए है, 20 मिनट के बाद आप देखिए इससे 2 डीएनए बन गए, फिर अगले 20 मिनट के बाद इससे 4 डीएनए बन गए, फिर अगले 20 मिनट में इससे 8 डीएनए बन गए, और फिर अगले 20 मिनट में आप इसके 16 डीएनए बन गए। तो आप यहां देख रहे हैं कि प्रत्येक 20 मिनट के अंतर के बाद अगली जनरेशन यहां डेवलप हो रही है। पहली ये जनरेशन वो है जो हमने N15 माध्यम में ग्रो करी, जिसके डीएनए में कौन सा आइसोटोप आ गया, N15 आ गया। उसके बाद हमने इस N15 वाले माध्यम को कहां डाल दिया, N14 वाले माध्यम में डाला, और 20 मिनट के बाद हमने देखा कि इस डीएनए ने 2 डीएनए बना दिए, डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया। तो ये कौन सी जनरेशन कहलाएगी, आपकी फर्स्ट जनरेशन। अब इसके बाद ठीक 40 मिनट के बाद कहिए या इसके 20 मिनट के बाद कहिए, तो अगले 20 मिनट के बाद या 40 मिनट के बाद आप देखेंगे तो इन दोनों डीएनए ने, फर्स्ट जनरेशन के जो 2 डीएनए थे, इनसे अब कितने डीएनए बन गए, आपके 4 डीएनए बन गए डुप्लीकेशन के द्वारा। फिर 60 मिनट के बाद आप देखिए कितने डीएनए बन गए, आपके 8, और फिर 80 मिनट के बाद आपके 16 डीएनए बन गए। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अगर आप देखेंगे स्टेप वाइज तो हर डुप्लीकेशन में कितना समय लग रहा है, 20 मिनट का समय लग रहा है। यहां 20 मिनट का समय लगा, फिर यहां 20 मिनट का समय लगा, क्योंकि 20 मिनट तो पहले लग चुके हैं। अब यहां टोटल कितने हो गए, 40 मिनट। तो इस स्टेप में कितना समय लगा, 20 मिनट। फिर इस स्टेप में कितना लगा समय, 20 मिनट। लेकिन अगर टोटल आप देखें यहां से यहां तक की अवधि तो कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। और अगर फिर इस स्टेप को देखें तो यहां पे भी कितना समय लगा, थर्ड जनरेशन को फोर्थ जनरेशन में जाने में कितना समय लगा, 20 मिनट। लेकिन अगर आप पहली जीरो जनरेशन से चौथी जनरेशन तक का समय देखेंगे तो आपको कितने समय लग गया, 80 मिनट लग गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 मिनट में पहली पीढ़ी,
40 मिनट में दूसरी पीढ़ी, 60 मिनट में तीसरी पीढ़ी और 80 मिनट में हमें चौथी पीढ़ी डीएनए की प्राप्त हो जाती है एस्केरिसिया कोलाई के माध्यम से। अब देखिए, हमने जैसा पहले आपको बताया था कि मेसेल्सन और स्टॉल ने क्या किया, हर 20 मिनट के बाद अगली जनरेशन आ रही, भाई पहले 20 मिनट में पहली जनरेशन प्राप्त हुई, फिर 40 मिनट में दूसरी, 60 मिनट में तीसरी और 80 मिनट में चौथी जनरेशन प्राप्त हुई। तो प्रत्येक पीढ़ी से, प्रत्येक 20 मिनट के बाद जो पीढ़ी प्राप्त हुई, उस पीढ़ी से प्राप्त डीएनए को हमने क्या किया था, पृथक किया था। तो अब पृथक आप कैसे करेंगे इसको समझिए। देखिए, डीएनए को हम पृथक करेंगे इस आधार पर कि किस डीएनए में N15 है, किस डीएनए में N14 है, या किस डीएनए में N15 और N14 दोनों हैं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो डीएनए हमने सबसे पहले ग्रो किया वो किस माध्यम में किया था, N15 में, और उसके बाद हमने जो पीढ़ियां ग्रोथ कराई वो N14 माध्यम में कराई। अब मेसेल्सन और स्टॉल ने प्रत्येक पीढ़ी के जो डीएनए हैं उसको पृथक किया इस आधार पर कि किस डीएनए में N15 आइसोटोप मौजूद है, किस डीएनए में N14 आइसोटोप मौजूद है, और ऐसा कौन सा डीएनए है जिसमें N15 और N14 दोनों आइसोटोप मौजूद हैं। इसके लिए उन्होंने सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण मेथड का उपयोग किया। किस मेथड का, सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया। सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रीकरण का मेथड आप जानते हैं, ये एक मशीन है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, जिसमें इस प्रकार से कई आपकी छोटी छोटी परख नलियां या ट्यूब, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, जिनमें हमने क्या किया, हम डीएनए को प्रत्येक 20 पीढ़ी के बाद, 20 मिनट के बाद जो हम प्रत्येक पीढ़ी का हम डीएनए इकट्ठा करते हैं, उस डीएनए को हम इस टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और उसके बाद तेजी से हम इस मशीन के माध्यम से इस टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं, हम घुमाते हैं। और जब हम घुमाते हैं तो डेंसिटी के आधार पर डीएनए जो है इस टेस्ट ट्यूब में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। सबसे नीचे वो डीएनए होगा जो सबसे भारी होगा, और आप जानते हैं सबसे भारी डीएनए कौन सा होगा, जिसमें N15 आइसोटोप मौजूद है। इसको मैंने यहां लाल रंग से डीएनए को दिखाया, ऐसा डीएनए जिसमें N15 आइसोटोप मौजूद है, क्योंकि सबसे भारी है आइसोटोप N15, इसलिए इससे संबंधित जो डीएनए है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सबसे नीचे बैठ जाएगा। सबसे ऊपर वो डीएनए बैठेगा जिसमें केवल N14 आइसोटोप मौजूद है नाइट्रोजन का, क्योंकि N14 सबसे हल्का आइसोटोप है नाइट्रोजन का। लेकिन इन दोनों के बीच में, N15 N14 युक्त डीएनए के बीच में एक ऐसा डीएनए पाया जाएगा जो इन दोनों के संकर होगा, इन दोनों का हाइब्रिड होगा, अर्थात जिसमें N15 और N14 दोनों ही आइसोटोप क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो अब आपकी बात समझ में आ रही होगी कि हमने करना क्या है। मेसेल्सन ने अपने प्रयोग में क्या किया, उन्होंने हर 20 मिनट के बाद डीएनए को एस्केरिसिया कोलाई से एकत्र किया, उसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा क्या किया, पृथक पृथक कर दिया। सबसे नीचे वो डीएनए बैठा सेंट्रीफ्यूगेशन में जिसमें N15 होगा, वो बैठेगा। सबसे ऊपर ऐसा डीएनए बैठेगा जिसमें N14 होगा, और इन दोनों के बीच में वो डीएनए इकट्ठा होगा जिसमें N15 और N14 दोनों होगा। तो ये मेथड कितनी बार अपनाया, 20 मिनट के बाद पहला, फिर 40 मिनट के बाद दूसरा, फिर 60 मिनट के बाद तीसरा, और फिर 80 मिनट के बाद चौथा। इस प्रकार से हमने 4 बार देखा कि ये जो अब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसका हमने 4 पीढ़ियों तक या 4 बार अध्ययन किया। पहला अध्ययन कब किया, 20 मिनट के बाद, क्योंकि पहली पीढ़ी मिल गई हमको, 20 मिनट में डीएनए का द्विगुणन हो गया, एस्केरिसिया कोलाई 1 से 2 हो गया। तो पहला हमने पृथक्करण कब किया डीएनए का, 20 मिनट के बाद। फिर अगला कब किया, 40 मिनट के बाद, फिर 60 मिनट के बाद, और फिर 80 मिनट के बाद। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जब N14 माध्यम में रखे गए एस्केरिसिया कोलाई के डीएनए को सबसे पहले 20 मिनट के बाद सेंट्रीफ्यूज किया, तो हमने पाया कि 100% जो डीएनए है वो संकर था। अब आप इसको समझिए, ये डीएनए यहां डायग्राम में मैंने दिखाया, ये वो डीएनए है जिसमें N15 आइसोटोप मौजूद है, और अब हमने इस N15 आइसोटोप को कहां डाल दिया था, ऐसे माध्यम में डाला था जहां पे N14 मौजूद है।
और इसको इस माध्यम में N14 माध्यम में रखने के बाद हमने इसको 20 मिनट के बाद अध्ययन किया इसका, तो 20 मिनट के बाद हमें ये पहली जनरेशन मिली जिसमें हमें इस डीएनए से 2 डीएनए मिल गए। यहां आप डायग्राम में देखिए, ये प्रारंभिक अवस्था है जहां पे डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन मौजूद है, N15, 100% N15 मौजूद है, और ये माध्यम कौन से माध्यम में रखा गया इसको, N14 में। अब यहां से ये फर्स्ट जनरेशन बनी, और यहां से डायग्राम में देखिए यहां ये फर्स्ट जनरेशन बनी। फर्स्ट जनरेशन में अगर आप देखें तो इस डीएनए पे ये जो 2 डीएनए बने, इन दोनों डीएनए में आप देखिए ये वाली चेन और ये वाली चेन लाल रंग से दिखाई गई है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, N15 को। मैंने आपसे कहा था कि लाल रंग से जो रिप्रेजेंट है वो किसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, N15 युक्त डीएनए की चेन को कर रहे हैं। और ये जो नारंगी रंग से दिखाई गई है, ये कौन सी चेन है, ये वो चेन है जो नई बनी है, और नई बनी हुई चेन में कौन सा नाइट्रोजन होगा, N14। क्यों, क्योंकि यहां पे अब हमने डीएनए को किस माध्यम में रख दिया है, N14 युक्त माध्यम में रख दिया है। प्रारंभ में तो हमने N15 में रखा था, इसलिए डीएनए की दोनों चेनों में कौन सा नाइट्रोजन आ गया था, N15, जो लाल रंग से दिखाया गया है। और उसके बाद हमने इसको N14 माध्यम में रख के 20 मिनट के बाद देखा तो इस डीएनए से 2 डीएनए बन गए। लेकिन अब यहां पे कौन सा माध्यम है इसके चारों, N15 से कौन के बाहर कौन सा माध्यम है, N14 युक्त नाइट्रोजन युक्त माध्यम है। तो अब ये जब डीएनए डुप्लीकेट होगा, एक डीएनए से 2 डीएनए बनाएगा, तो इसके पास मौजूद कौन सी नाइट्रोजन है, N14। तो जो डीएनए की नई चेनें बनेंगी उसमें कौन सा नाइट्रोजन मौजूद रहेगा, N14। तो आप देखेंगे कि पहली जनरेशन जो हमारी प्राप्त हुई उसमें 2 जो डीएनए बने वो कैसे मले, संकर बने, हाइब्रिड बने। क्योंकि उसमें एक चेन ऐसी है जो आपकी कैसी है, पिछली पीढ़ी के समान है, और एक चेन कैसी है, नई। इस डीएनए में भी एक चेन कैसी है, पिछली पीढ़ी के समान है, और एक कैसी है, नई। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों डीएनए बने इनमें N15 और N14 दोनों आइसोटोप मौजूद थे, और ऐसे डीएनए को हमने क्या कहा था, संकर डीएनए। तो आप देखेंगे कि पहली जनरेशन में जो डीएनए बना वो 100% कैसा बना, हाइब्रिड बना। 20 मिनट के बाद जो पहली पीढ़ी का डीएनए बना, जब हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो ये हमें सेंटर में मिला, और सेंटर में जो डीएनए मिलता है परख नली में, ट्यूब में, वो कौन सा होता है, संकर डीएनए होता है, जिसमें N15 और N14 दोनों आइसोटोप मौजूद होते हैं। फिर N14 माध्यम में रखे गए एस्केरिसिया कोलाई के ही डीएनए को अब आपने 40 मिनट के बाद लिया और उसे सेंट्रीफ्यूज किया, तो पाया कि 50% डीएनए संकर पाया गया। अब देखिए 20 मिनट के बाद फिर हमने देखा तो कौन सी जनरेशन मिल गई हमको, सेकंड जनरेशन। तो यहां से अगर आप हिसाब लगाएं तो 20 मिनट में ये मिली, 20 मिनट में ये मिली, तो कितने मिनट हो गए आपके, 40 मिनट हो गए। तो 40 मिनट के बाद हमें कौन सी जनरेशन मिल गई है, जनरेशन 2। अब आप जनरेशन 2 का अध्ययन कीजिए। आप देखिए ये वाला डीएनए और ये वाला डीएनए कैसा डीएनए है आपका, हाइब्रिड डीएनए है। लेकिन ये वाला डीएनए जो है, दोनों जो बने ये कैसे हैं, ये N14 आइसोटोप युक्त डीएनए है। तो यहां पे दूसरी जनरेशन में अगर आप देखें तो आप इसको देखिए, हमें बीच में कितना प्रतिशत मिला, 50% हाइब्रिड डीएनए मिला, और 50% ऐसा डीएनए मिला जिसमें N14 आइसोटोप मौजूद है। आप देखिए अगर मैं इसको 25%, 25%, 25%, 25% मान लूं 100% के हिसाब से, तो ये और ये कैसा डीएनए, हाइब्रिड है। तो 25 और 25% कितना हो गया, 50% हाइब्रिड डीएनए हो गया। और ये कैसा है, 25-25, 50% कैसा हो गया, N14 आइसोटोप युक्त नाइट्रोजन युक्त जो है आपका डीएनए हो गया। तो दूसरी जनरेशन में आप देखेंगे जो हमें 40 मिनट के बाद मिली, उसमें 50% डीएनए कैसा है, हाइब्रिड डीएनए है, जिसमें N14 और N15 दोनों आइसोटोप मौजूद हैं। और 50% डीएनए ऐसा है जिसमें केवल नाइट्रोजन 14 आइसोटोप युक्त डीएनए मिला। अब इसी प्रकार से हमने 60 मिनट के बाद फिर से एस्केरिसिया कोलाई के डीएनए को पृथक किया। अब देखिए 60 मिनट के बाद आपको कौन सी पीढ़ी मिल गई, तीसरी पीढ़ी मिल गई। प्रत्येक डीएनए 2 डीएनए बदल गया। देखिए ये डीएनए से 2 डीएनए बन गए, इस डीएनए से ये 2 डीएनए बन गए, इस डीएनए से ये 2 डीएनए बन गए, और इस डीएनए से ये 2 डीएनए बन गए। इस प्रकार से दूसरी जनरेशन में 4 डीएनए से तीसरी जनरेशन में कितने डीएनए बन जाएंगे, दुगने 8 डीएनए आपके बन गए। अब इन 8 डीएनए का जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो ये स्थिति आई। आप देखिए यहां पे बीच में जो डीएनए मिला वो 25% था हाइब्रिड डीएनए, और 75% टॉप पे जो हमें डीएनए मिला वो कौन सा मिला, N14 युक्त डीएनए। आप देखिए ये डीएनए और ये डीएनए
आपका ऐसा डीएनए है जो हाइब्रिड है, जबकि ये 2 3 4 5 6 ये जो 6 डीएनए हैं ये ऐसे डीएनए मिले आपके, ये कैसे हैं, N14 युक्त डीएनए हैं। तो अगर आप हिसाब लगाएं इस पीढ़ी का, तो इस पीढ़ी में आपको केवल 25% जो है हाइब्रिड डीएनए मिला और 75% कैसा डीएनए मिला आपको, N14 आइसोटोप युक्त आपको डीएनए मिला। अब इसको समझने का प्रयास अगर आप करें तो आप देखेंगे कि ये जो रेशो मिला हमें 75% हाइब्रिड डीएनए का और 75% N14 युक्त डीएनए का, इसको आप कैसे कहेंगे। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं आपके। तो आप सबको अगर आप 100% को 8 भागों में डिवाइड कर दें तो लगभग कितना आएगा, 12.5 12.5 12.5 25 12.5 12.5 25, ये कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 50। तो हर डीएनए को अगर हम 100 भागों में बांटे, 100% को अगर हम 8 भागों में बांटे तो हर डीएनए लगभग कितना परसेंट बैठेगा, 12.5। तो 1 और 2 डीएनए आपके ऐसे हैं जो हाइब्रिड हैं, तो लगभग कितना परसेंट हो गया, 25% हो गया। और ये जो 6 डीएनए ये कैसे डीएनए हैं आपके, N14 युक्त हैं। अब इसके बाद चौथी अवस्था देखिए, 80 मिनट के बाद हमने देखा तो तीसरी जनरेशन से कौन सी जनरेशन आ गई, चौथी। और स्वाभाविक सी बात है तीसरी जनरेशन में अगर 8 डीएनए हैं तो चौथी अवस्था में कितने डीएनए हो जाएंगे आपके, 16। और यहां पे अगर आप देखें तो 16 में भी अगर आप देखें तो ये पहला और ये दूसरा, ये 2 ही डीएनए, 16 में से 2 डीएनए ऐसे हैं जो हाइब्रिड हैं, बाकी 14 डीएनए कैसे हैं आपके, नए हैं, N14 माध्यम युक्त हैं, N14 आइसोटोप युक्त हैं। अर्थात 12.5% आपको हाइब्रिड डीएनए मिलेगा चौथी जनरेशन में और 87.5% आपको N14 आइसोटोप युक्त डीएनए मिलेगा। अब देखिए मेसेल्सन और स्टॉल्स के इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला। इस प्रयोग का यह निष्कर्ष निकला कि हर पीढ़ी में मौजूद डीएनए में पिछली पीढ़ी का 50% डीएनए सुरक्षित रहता है, कंजर्व्ड रहता है, संरक्षित रहता है। आप समझिए, देखिए F1 जनरेशन में आपको ये पता है कि 100% डीएनए क्या था, हाइब्रिड था। आप देख रहे हैं इसमें एक चेन जो है N15 युक्त है और एक चेन कैसी है, N14 युक्त। इस डीएनए में भी एक चेन कैसी है, N15 युक्त जो लाल रंग से है, और नारंगी रंग से जो चेन है कैसी है, N14 युक्त। तो यहां जो आपका पहली जनरेशन में डीएनए था ये 100% कैसा था, हाइब्रिड था। इससे जब दूसरी जनरेशन बनी तो आपका जो हाइब्रिड डीएनए है वो कितना परसेंट रह गया, केवल 50% रह गया। इस जनरेशन 2 में आपका जो डीएनए है हाइब्रिड वो कितना रह गया, केवल 50%। तीसरी पीढ़ी में आपका डीएनए कितना रह गया हाइब्रिड, केवल 25%। और चौथी पीढ़ी में आपका हाइब्रिड डीएनए कितना रह गया, केवल 12.5%। अगर आप देखें तो इस पीढ़ी से इस पीढ़ी में आपका पिछली पीढ़ी का कितना डीएनए गया, 50% गया। फिर इस पीढ़ी से इस पीढ़ी में कितना परसेंट गया, 50%। आप समझिए 100 का आधा कितना होता है, 50, तो 50% डीएनए आपका गया। 50 का आधा कितना होता है, 25, तो यहां से इस पीढ़ी में कितना गया, 50%। भाई 50% का अगर आप 50% निकालोगे तो 25% ही तो होगा, तो 25% गया। और इस 25% का 50% कहां गया, अगली जनरेशन में गया। और 25 का 50% आप निकालोगे तो कितना होगा, 12.5। तो अगर आप देखें तो इस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पीढ़ी में अगर आप देखेंगे तो पिछली पीढ़ी का 50% डीएनए क्या होता है, संरक्षित होता है। आप दोबारा से समझ लीजिए, डीएनए द्विगुणन अर्ध संरक्षी है। इसका मतलब यह है कि किसी भी पीढ़ी में जो डीएनए है उसमें पिछली पीढ़ी का 50% डीएनए संरक्षित होता है। अब इसके माध्यम से आप समझिए कि पहली पीढ़ी से जब दूसरा पीढ़ी का डीएनए बना तो उसमें 50% जो है हाइब्रिड पाया गया। इसका मतलब पिछले पीढ़ी का डीएनए पाया गया। तीसरी पीढ़ी का अध्ययन करें तो उसमें पिछली पीढ़ी का 25% डीएनए पाया गया। अब 25% आप सोचिए, ये मत सोचिए कि 25 कह रहे हैं, लिखा तो 50 है, क्योंकि दूसरी पीढ़ी में जो हाइब्रिड डीएनए था वो कितना था, 50% था। तो 50 का 50% कितना होगा, 25%। तो इससे अगली पीढ़ी में जो डीएनए मिला, पिछली पीढ़ी से जो तीसरी पीढ़ी में डीएनए गया वो कितना गया, 50%। और 50 का 50% कितना होगा, 25%। तो यहां 25% गया।
अब यहां से तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी में जो जाएगा वो भी कितना जाएगा पिछली पीढ़ी का 50%। अब 25% यहां मौजूद है तीसरी पीढ़ी में हाइब्रिड डीएनए, तो इसका 25 का अगर आप 50% निकालें तो कितना आएगा 12.5। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पिछली पीढ़ी का जो है 50% डीएनए आपका स्थानांतरित होता है। अब यहां एक बात और ध्यान रखिएगा कि पिछली पीढ़ी के डीएनए की विवेचना हम अगर करें तो हम किससे कर रहे हैं, हम लाल रंग के डीएनए से कर रहे हैं। और लाल रंग का जो डीएनए है जो यहां दिखाया गया है हर पीढ़ी में एक एक, ये लाल रंग का डीएनए का क्या मतलब है, ये वो डीएनए है जिसमें N15 आइसोटोप मौजूद है। क्योंकि प्रारंभ में हमने जो ओरिजिनल डीएनए तैयार किया था वो किस माध्यम में किया था, N15 माध्यम में किया था। और एस्केरिसिया कोलाई का डीएनए को हमने तब तक एस्केरिसिया कोलाई को N15 में ग्रो किया था तब तक जब तक कि उसके डीएनए में N15 क्या हो जाए, समावेशित ना हो जाए। तो यहां पे जो पैतृक डीएनए है वो आपका कैसा था, N15 युक्त था। यहां से ये पीढ़ी बनी, यहां से ये पीढ़ी, यहां से ये पीढ़ी, यहां से ये पीढ़ी। तो अगर आप देखें तो पहली 0 जनरेशन से जो चौथी जनरेशन तक गया पैतृक डीएनए वो आपका कितना गया 50%। भाई यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां और यहां से यहां। और इस ग्राफ के माध्यम से बहुत स्पष्ट आपको हो रहा है कि 20 मिनट के बाद जब हमने अध्ययन किया तो डीएनए आपका क्या था 100% हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड हो गया मतलब शुरुआत में कैसा डीएनए था, N15 युक्त था, 20 मिनट के बाद कैसा हो गया, हाइब्रिड हो गया। अर्थात उसमें बाहर का डीएनए, बाहर का जो N14 युक्त जो डीएनए है वो आ गया, हाइब्रिड हो गया ये। और इसके बाद जब दूसरी जनरेशन बनी तो हाइब्रिड कितना रह गया 50%, तीसरी जनरेशन बनी तो हाइब्रिड कितना हुआ 25%, और चौथी जनरेशन बनी तो हाइब्रिड कितना रह गया 12.5%। इस प्रकार से अगर आप देखें तो हर पीढ़ी में अपनी पिछली पीढ़ी का 50% डीएनए संरक्षित रहता है। तो ये था आपका मेसेल्सन और स्टॉल्स का प्रयोग जो ये सिद्ध करता है कि डीएनए का जो द्विगुणन है वो अर्ध संरक्षी होता है। तो एक बार दोबारा से मैं आपको मोटी मोटी लाइनों में समझा दूं, मेसेल्सन और स्टॉल्स ने क्या किया। उन्होंने सबसे पहले एस्केरिसिया कोलाई को ऐसे माध्यम में ग्रो किया जहां N15 आइसोटोप मौजूद था। यह क्रिया तब तक चली जब तक N15 एस्केरिसिया कोलाई के डीएनए में समावेशित ना हो जाए। उसके बाद उन्होंने उस एस्केरिसिया कोलाई को जिसमें N15 नाइट्रोजन मौजूद था डीएनए में, उस एस्केरिसिया कोलाई को कहां ग्रो कराया, N14 माध्यम में कराया। 20 मिनट बाद उन्होंने देखा कि जो आपके एस्केरिसिया कोलाई हैं उनमें डीएनए के द्विगुणन के फलस्वरूप जो एस्केरिसिया कोलाई बने 20 मिनट बाद उसका डीएनए देखा तो पाया कि उसमें 100% जो डीएनए था वो कैसा था, हाइब्रिड था। फिर 40 मिनट के बाद देखा तो जो एस्केरिसिया कोलाई का डीएनए जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया तो पाया कि केवल 50% डीएनए ऐसा है जो हाइब्रिड है। 60 मिनट के बाद जब उन्होंने देखा तो पाया कि केवल 25% डीएनए हाइब्रिड है, और 80 मिनट के बाद देखा तो पाया कि केवल 12.5% डीएनए ही कैसा है, हाइब्रिड है। अगर आप देखें तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कि प्रत्येक पीढ़ी में जो हाइब्रिड डीएनए है वो अपनी पिछले पीढ़ी के डीएनए का 50% है। पहले हाइब्रिड डीएनए था 100%, दूसरी पीढ़ी में कितना रह गया 50, तो 100 का 50% कितना हुआ 50। तीसरी पीढ़ी में रह गया आपका कितना 25%, तो 50 का अगर आप 50% निकालें तो कितना होगा 25%। तो तीसरी पीढ़ी में कितना हाइब्रिड डीएनए रह गया 25%। चौथी पीढ़ी में केवल 12.5% रह गया हाइब्रिड डीएनए पिछली पीढ़ी का। अर्थात पिछली पीढ़ी में कितना था 25%, तो 25% का अगर आप 50% निकालेंगे तो कितना होगा 12.5%। तो ये मेसेल्सन और स्टॉल का प्रयोग ये सिद्ध करता है कि प्रत्येक पीढ़ी में जो डीएनए है उसमें 50% डीएनए अपनी पिछली पीढ़ी का कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस प्रयोग को विस्तार से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको ये प्रयोग समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।